हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, आशा करते हैं सब लोग मस्त हो गए। ठीक है, तो चलिए पिछले लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको वो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में, कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्लास की इम्पॉर्टेंस शुरू हो जाती है और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं इसी टॉपिक से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में जितनी भी बातें पढ़ी थी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, चलो बेटा हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में ये देखा था, पिछली जितनी भी बातें हुई थी कि अपने पास दो चार्ज थे। एक थे बेटा सजाती आवेश थे, बोलो हाँ या ना। सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते थे? आकर्षित करते थे, प्रतिकर्षित करते थे। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते थे? आकर्षित करते थे, है ना। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सीखी थी। एक प्लस था और एक प्लस प्लस थे, एक और एक प्लस माइनस थे, या तो माइनस माइनस भी ले सकते हो इसकी जगह। तो एक जैसे आवेश थे, देखो ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते थे। क्या लगाते थे? ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाते थे। तो इसी बल को बेटा वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी बल को वैद्युत बल बोलते हैं। और इसी को प्रूफ किया कूलाम्स ने। किसने? वैज्ञानिक आए कूलाम जी, उन्होंने 1785 ईस्वी में उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना उन्होंने की। अब ये बिंदु आवेश क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं ना, पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक, अभी तो आवेश सर आपने बताया, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा बिंदु आवेश क्या होता है। तो बेटा बिल्कुल बताऊंगा बिंदु आवेश क्या होता है। ठीक है, देखो बिंदु आवेश क्या होता है, ध्यान से समझना और नोट में लिख लेना। बिंदु आवेश को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश को बोलते हैं बेटा पॉइंट चार्ज। बेटा ऐसे चार्ज जिनका डायमेंशन उनके बीच की दूरी के तुलना में नगण्य हो, मतलब ऐसे आवेश जिनकी विमाएं उनके दूरी की तुलना में नगण्य हो, कहने का मतलब उनका जो डायमेंशन है वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल हो, तो ऐसे आवेश को क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसा आवेश जिसकी विमा उनकी दूरी की तुलना में नगण्य होती है, वही आवेश क्या कहलाते हैं बेटा? बिंदु आवेश कहलाते हैं। और सरकार कूलाम जी ने, वैज्ञानिक जो थे, अपने साइंटिस्ट जो थे कूलाम, उन्होंने इन्हीं बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताया। अब वो कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं ध्यान से। देखो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, कक्षा 11 में पढ़ा है सभी ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे न्यूटन जी ने क्या बताया था? उन्होंने दो बिंदु द्रव्यमान के बारे में बात की थी। ध्यान से देखना, डिक्टो कॉपी लगेगा आपको। न्यूटन ने दो बिंदु द्रव्यमान के बारे में बात की थी और कूलाम जी ने 1785 में दो बिंदु आवेश के बारे में बात कर डाली। एकदम डिक्टो कॉपी आपको लगेगा। देखो उन्होंने बोला, न्यूटन जी ने, भैया आर दूरी पे रखेंगे, तो कूलाम जी ने भी अभी जो बताया हम मानते हैं। उन्होंने बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल भैया दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भैया इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया किन्होंने? कूलाम ने। कि किन्होंने अप्लाई किया? कूलाम जी ने अप्लाई किया। और डिक्टो कॉपी से एक नियम बनाया सरकार, ठीक है अपने पास आवेश हैं तो वहाँ पे भैया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। वैद्युत बल को भैया हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक आकर्षण और एक क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एक जो दो आवेशों को भैया अपनी तरफ खींचता है और एक जो दो आवेशों को एक दूसरे से दूर भेजता है, अपनी तरफ खींचने वाला आकर्षण बल होगा और दूर भेजने वाला बेटा क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो भैया देखो कूलाम जी ने क्या बोला सरकार, अपने पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। ध्यान से देखेंगे, अपने पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2।
जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ध्यान से समझना, दो बिंदु आवेश थे Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। जैसा न्यूटन ने बताया था कि दो बिंदु द्रव्यमान थे उनके पास, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, डिक्टो कॉपी। अब देखो इन आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल को मैं कैसे लिखूंगा, Fe का मतलब आप समझ जाएंगे वैद्युत बल है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है। वैद्युत बल को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलता हूँ। और ये बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, दो, या तो अट्रैक्शन होगा, क्या होगा सरकार, या तो अट्रैक्शन होगा या तो बेटा रिपल्सन होगा। दोनों टाइप के हो सकते हैं, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। इतनी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलो आगे सीखो। अब उन्होंने बताया कि वैद्युत बल हम मानते हैं उसको Fe। ठीक है, ध्यान से सीखो। वैद्युत बल जो Fe है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। और इन पर कार्य करने वाला वैद्युत बल Fe उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स घटाओ। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, मैं बढ़ूं तो दूसरा घटे, दूसरा बढ़े तो मैं घटूं, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। बात को ध्यान से समझो। तो बताओ दो समीकरण अपने पास मिल गए, तो भैया इसी से डिफिनेशन बनाएंगे। तो कूलाम जी ने अपना नियम क्या दिया, इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, ब्रैकेट में डाल देना आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, वो डिपेंड करेगा आवेशों के नेचर पे। फिर उसके बाद क्या करना कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यही नियम क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है। चलो लिखते हैं, आओ यहाँ पे लिखेंगे इस नियम अनुसार। ध्यान से देखेंगे, अभी आगे गणना करेंगे लेकिन डिफिनेशन सरकार लिखनी पड़ेगी। इस नियम अनुसार, या तो पीछे से लिखता हूँ जिससे आपको पूरी लाइन में आ जाए। इस नियम अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, स्थिर भैया जोड़ेंगे ना क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, वैद्युत बल में बेटा यहाँ ब्रैकेट में डाल देना आकर्षण व तो प्रतिकर्षण। ठीक है, लिख लेंगे ब्रैकेट में आकर्षण व प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होगा, समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। जल्दी डिफिनेशन नोट करो, आगे सीखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। जल्दी से फटाफट नोट करो, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार, मैं भी इसे लिख दे रहा हूँ। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है, फिजिक्स की जान है आपके फर्स्ट पेपर की, इसका यूज़ बहुत जगह होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इतनी बातें नोट कर लिया सभी बच्चों ने। आओ आगे बढ़ते हैं, हम लोग। चलो ध्यान से सीखो। चलो अपने पास दो इक्वेशन मिल गए थे, बोलो हाँ या ना, मिल गए थे ना सरकार, दो इक्वेशन। हाँ, कौन से दो इक्वेशन मिले थे, एक समीकरण चुन्नू और एक समीकरण मुन्नू, है ना, यही दो इक्वेशन मिले थे। आओ देखते हैं। पहला इक्वेशन थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा इक्वेशन Fe या तो आप डायरेक्ट F भी लिख सकते हो 1/r²। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब दोनों समीकरण को मिलाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों समीकरण को मिलाने पर, ध्यान से सीखेंगे, दोनों समीकरण को मिलाने पर, जैसे ही दोनों समीकरण को मिलाएंगे Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जानते हैं बेटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे
तो कोई ना कोई समानुपाती चिन्ह लाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने लाया के, क्या लाया के इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बल है तो मात्रा क्या होगा, न्यूटन। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिल गया के, और जहाँ के क्या है, समानुपाती नियतांक। क्या है, जहाँ के है समानुपाती नियतांक है, क्या, जहाँ के क्या है, समानुपाती नियतांक है। और इस के का मान बेटा, के का मान माध्यम और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। के का मान माध्यम व मात्रक की पद्धति पर डिपेंड करेगा। के का मान मापन व माध्यम व मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से चमक गई होगी आज, मतलब समझ में आ गई होगी कि भैया ये जो के का मान है वो माध्यम व मात्रा की पद्धति के अनुसार चेंज हो पाएगा। पद्धति का मतलब एमकेएस पद्धति में इसका मात्रा कुछ और हो सकता है, और भैया सीजीएस पद्धति में इसका मान कुछ और हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब भैया स्पेशल केस देखते हैं। देखो स्पेशल केस, यही स्पेशल केस बहुत खतरनाक होते हैं बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशल केस नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे, स्पेशल केस से ही क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखो, अगर हम मान लेते हैं वायु व निर्वात के लिए, किसके लिए बेटा, वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए बेटा, जो वायु और निर्वात के लिए इस के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकली डिटरमाइन की गई 9 × 10 की पावर 9। क्या, 9 × 10 की पावर 9 प्रैक्टिकली डिटरमाइन की गई 9 × 10 की पावर 9। अब भैया यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी समझेंगे सबको, एक एक बातों को मैं डिस्कस करूंगा। निर्वात की वैद्युतशीलता, या तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। तो फटाक से नोट करो इतनी बातें। तो यहाँ पे बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा। अगर हम वायु और निर्वात की मैं बात करूँ तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको मिटाता हूँ। देखो ये वाली बात तो हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वायु व निर्वात की बात करता हूँ तो फार्मूला क्या बनता है, के की जगह पुट करूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फार्मूला सरकार ये बन जाएगा ना। चलो फार्मूला ये बन जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो आगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, किसी माध्यम के लिए, ठीक है, किसी माध्यम के लिए, ध्यान से देखना, किसी माध्यम के लिए, केस नंबर 2, किसी माध्यम के लिए के बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता को बोलते हैं एप्सिलॉन। बस उठा के रखो फार्मूले में। तो भैया एफ ऑफ मीडियम कहाँ पे, और ये बना था एफ ऑफ एयर। तो यहाँ एफ ऑफ मीडियम क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से फटाफट केस दोनों नोट करो, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। फटाफट नोट कर लो यार, जल्दी से सभी बच्चे फटाफट नोट करो इतनी बात, ठीक है। हाँ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो नोट कर लो, फिर उसके बाद समझते हैं आगे की कहानी को, ठीक है। ध्यान से एकदम प्यार से इत्मीनान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे। इतनी बातें समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। इतनी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो चुकी है, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो चुकी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 केसेस हो गए। अब देखो अब आपको दिक्कत यहाँ पे हो रही होगी कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना भैया, एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन क्या है। ध्यान से और समझाता हूँ तुमको, एकदम प्यार से समझाता हूँ, एकदम अच्छे से समझेंगे, दिल खुश हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं, चलो आओ सामने देखो सभी बच्चे, और यहाँ पे सीखते हैं।
हमने अभी देखो एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की, पहले केस देख लेते हैं 1/r²। एक चीज़ हम लोगों ने एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है कि F इन्वर्सली है 1/r² के, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाते हो सरकार फोर्स घटता है, जाहिर सी बात है घटता है भाई। आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे चार्जेस के बीच में फोर्स कम लगेगा ना, और डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। यहाँ से रिलेशन भी बता रहा है कि R बढ़ेगा F घटेगा, R घटेगा F बढ़ेगा। इतनी बातें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है सरकार एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या बोला, निर्वात की वैद्युतशीलता, यही तो मैंने बोला, निर्वात की वैद्युतशीलता, यही तो मैंने नाम दिया। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो एक चीज़ आप बताओ कि हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो दो चार्जेस के बीच में, मान लेते हैं ये Q है और दूसरा भी Q है, दो चार्जेस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स होगा, ध्यान से देखो, दो चार्जेस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा कब लगेगा, ध्यान से सीखना। जब दो चार्जेस के बीच में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स जो काम करता है वो करता है एयर और वैक्यूम में। कहाँ पे काम करता है, एयर और वैक्यूम में काम करेगा। और जैसे ही चार्जेस मीडियम में जाएंगे, ध्यान से सीखो, जैसे ही चार्जेस मीडियम में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, जैसे ही चार्जेस मीडियम में जाएंगे, कहने का मतलब माध्यम में जाएंगे, जैसे ही चार्जेस माध्यम में पहुंच गए बल का मान क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट हमको ये बताता है कि वायु की तुलना में, वायु व निर्वात की तुलना में माध्यम में बल का मान वायु और निर्वात की अपेक्षा कितने गुना कम है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता से। इसको बोल सकते हैं हम लोग भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो भैया यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, यहाँ पे देखो कि भैया जो सबसे अधिक बल है, यहाँ पे लिख देंगे नोट में लिखेंगे सरकार, आवेशों के मध्य सबसे अधिक बल, नोट करेंगे सभी चीज़ें, आवेशों के मध्य सबसे अधिक बल वायु व निर्वात में कार्य करता है। कहाँ पे, वायु व निर्वात में कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताता है, एप्सिलॉन नॉट हमें यह बताता है, ध्यान से समझना, एप्सिलॉन नॉट हमें यह बताता है कि वायु व निर्वात की तुलना में, वायु व, दिख रहा है बेटा इधर, एप्सिलॉन नॉट हमें यह बताता है कि वायु व निर्वात की तुलना में, ध्यान से सीखना, वायु व निर्वात की तुलना में माध्यम में बल का मान कितने गुना कम है, माध्यम में बल का मान कितने गुना कम है, क्या, कितने गुना कम है, कितने गुना कम है, इसी को बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। फटाक से नोट करो। और इसकी वैल्यू सरकार होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट निकालो, यहाँ से देखो यूनिट निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। बताओ यहाँ से ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगी इसकी, बात समझिए। यहाँ से देखो कैंसिल, इसको इधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। चलो इतनी बातें नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसकी वीमा निकालना सिखाता हूँ। फटाफट इसको नोट करो, फिर इसकी वीमा निकालना सिखाता हूँ आपको, ठीक, जल्दी से बेटा, बिना देर किए हुए फट से इसको नोट करो, फिर इसकी वीमा निकालना सिखाता हूँ। आओ चलो देखते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं, प्यार से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जा रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में बोरिंग लगे, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे यार, ठीक है, बहुत टाइम है अपने पास। चलो आओ देखते हैं, हमने क्या बोला, ध्यान से सीखो। अब एप्सिलॉन नॉट की वीमा निकालनी है, फिर स्पेशल केसेस फिर आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वीमा नोट कर लेना,
कैसे निकालते हो सीख लो। F इक्वल टू 1/4πε0 होता है, Q1 Q2/r² है। 4 से कोई मतलब नहीं होता वीमा में, क्योंकि नियतांक होता है, इतनी बात अच्छे से पता होगी। अब देखो यहाँ पे ε0 को इधर भेजो, ये हो गया Q1 Q2/F × r²। बोलो हाँ या ना, बताओ। आवेश की वीमा क्या होती, 80। 2 बार आवेश है तो 80 और 80 हो जाएगा। बल की वीमा mlt-2, दूरी की वीमा L2 हो जाएगी, 2 बार है तो। बताओ यहाँ से A2 T2 हो जाएगा और ये ml3T-2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऊपर जाएगा m-1 L-3 T4 A2। फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो जल्दी से, सभी बच्चे फटाफट नोट कर लो। इम्पॉर्टेंट है भैया, बोर्ड एग्ज़ाम में 10 बार पूछ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में 10 बार इसकी डायमेंशन पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे। फट से नोट करो, फिर आगे सीखते हैं कहानी, जल्दी से बेटा। चलो हाँ, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे सीखते हैं हम लोग। चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो आगे सीखते हैं, आओ आगे पढ़ते हैं। भैया अब आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। आओ यहाँ पे देखते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, और यहाँ पे सीखते हैं एकदम प्यार से। देखो आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। चलो यहाँ पे प्यार से सीखो। अभी बेटा हमको मिला था F, ध्यान से देखो। एयर में बात करें 4πε0 Q1 Q2/r²। बोलो हाँ या ना। अगर हम F मीडियम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, F मीडियम की मैं बात करता हूँ, तो ये 4πε हो जाएगा Q1 Q2/r²। भैया अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराता हूँ, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड था। अगर मैं दोनों को डिवाइड कराता हूँ, कहने का मतलब फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, अगर मैं ये कराता हूँ कि एक किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो बताओ ये हो जाएगा FA/FM। बोलो हाँ या ना, FA/FM। इसको A मान लो, दिक्कत हो रही है। बताओ इतनी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी भैया। एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन0 नीचे आ जाएगा। तो भैया इसी के रेशियो को बोलते हैं, इसी के रेशियो को बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या, इसी के रेशियो को बोलते हैं एप्सिलॉन R। मतलब निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल F और माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल FM का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। या तो हम ये बता सकते हैं कि वायु की तुलना में, कहाँ, वायु की तुलना में माध्यम में बल का मान कितने गुना कम है या ज़्यादा है, इसको भी सरकार क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपेक्षिक वैद्युतशीलता को बहुत प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो करो। देखो माध्यम की वैद्युतशीलता और ये निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात भी क्या कहलाता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया निर्वात की माध्यम की वैद्युतशीलता, डिफिनेशन भी नोट कर लो, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में एप्सिलॉन, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन0 का अनुपात आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है, ठीक है। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई आपेक्षिक वैद्युतशीलता की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0, ठीक है। चलो और इसको एक ऐसे भी दिखता है, आपको ऐसे भी दिखेगा एक फार्मूला FA/FM इक्वल टू K। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वही चीज़ लिखा है। K क्या है, परावैद्युतांक है, या तो आपेक्षिक परावैद्युतांक भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो एक इक्वेशन ये भी दिख सकता है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे सभी बच्चे, ठीक है। कि अगर ये दिखे तो सर ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे माध्यम में उन्होंने K मान लिया, एप्सिलॉन0 की जगह K माना, फिर दोनों को डिवाइड कराया तो FA/FM इक्वल टू K
क्या बच जाएगा, के बच जाएगा। ठीक है, हाँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। जल्दी फटाफट नोट करो, फिर एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। जल्दी से नोट करो, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलो तो बेटा इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो आओ एक दो स्पेशल केसेस और देखते हैं इसके, कि अगर मान लिया कि और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपसे एग्जामिनर बढ़ाता है तो ये केस को ज़रूर आपके क्वेश्चंस में हाँ इंटर कराता है। चलो देखते हैं आगे। अब मान लेते हैं कि अगर अपने पास दो आवेश है, ठीक है, ध्यान से देखना, अपने पास दो आवेश हैं, अगर इन दोनों आवेशों के मध्य, ध्यान से देखना, अगर इन दोनों के आवेशों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक भर दिया जाए, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बल का मान कितने गुणांक कम होगा। तो आप इस बात को नोट कर लेना कि जो बल का मान होगा, क्या होगा, जो बल का मान होगा, बल का मान होगा वो एप्सिलॉन आर गुणांक घटेगा। क्या होगा, बल का मान होगा एप्सिलॉन आर गुणांक घटेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा कि यदि दोनों आवेशों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का क्या भर दिया जाए, यहाँ पे कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए, तो जो बल का मान होगा वो कितने गुणांक घटेगा, एप्सिलॉन आर गुणांक घट जाएगा। ठीक है, चलो अगला टाइप इसमें देखते हैं। आओ यहाँ पे ध्यान से सीखो सभी बच्चे। चलो एक मिनट, चलो अगला टाइप। अब मान लेते हैं कि ये दो आवेश हैं अपने पास, ठीक है, ये अपने पास दो आवेश हैं। यहाँ पे प्रकृति तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देगी कि प्लस है कि माइनस है, हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं। अगर मान लिया कि इनके मध्य में कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, या तो जिसकी परावैद्युतांक कितनी हो, एप्सिलॉन आर हो, वो भर दिया जाता है, तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा किया कि दो आवेशों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युतांक और जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है, वो भर दिया जाए, तो बेटा उनकी जो दूरी है, जो बेटा प्रभावी दूरी होगी, बेटा जो प्रभावी दूरी होगी वो कितना कम हो जाएगी, आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट एप्सिलॉन आर कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब बल का मान देखो, तब बल का मान देखो, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2, आर की जगह आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट पे बेटा आपके नीट वगैरह में, जेई में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके 12th में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये कॉन्सेप्ट को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे करा लेता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे करा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आप देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जल्दी से। अब क्या बोल रहा है कि एक बेटा परावैद्युत पदार्थ था जिसकी मोटाई थी 4 मिलीमीटर, ले लूँ क्या, ले लेता हूँ 4 मिलीमीटर, ठीक है, और जिसका परावैद्युतांक 4 था। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनके बीच बल का मान ज्ञात कीजिए। जर्नल करा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपको चार्ज वगैरह की वैल्यू तो दे के पूछेगा ही, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको अपने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो फार्मूला क्या था सरकार, यहाँ पे देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर। आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। Q1 Q2 एग्ज़ाम में देगा तो रख लेंगे। R बोल दिया है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितने हैं, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 रख लो। 4 मिलीमीटर को मीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लो, 10⁻², इसको भी मीटर में, 4 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³ और ये अंडर रूट 4। ठीक है,
तो बस आप इसका कैलकुलेशन करके इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अभी मैंने एक जर्नल क्वेश्चन बताया कि आपको जब एग्ज़ाम में देगा तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो सिंपल इसी तरह से होगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन कूलाम के नियम पे कराते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बातें जो थी वो बेटा कूलाम के नियम से रिलेटेड ही है, ठीक है। आपको एकदम बेसिक से बताया और जितनी ज़रूरत थी उतनी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। चलो हाँ, ये बातें नोट करो, फिर आगे हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं कूलाम के नियम पे, ठीक। जल्दी से फटाफट नोट कर लो, आओ देखते हैं आगे। चलो, जैसे मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा। तो देखो, हम बात करते हैं, मान लेते हैं अपने पास दो चार्ज है, ठीक है। अपने पास दो बिंदु आवेश होंगे, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ और इसको मैं Q2 मान लूँगा। आपको बोल रहा है कि दोनों का परिमाण कितना है, एक का 3 माइक्रोकूलाम और एक का -3 माइक्रोकूलाम, ठीक है। और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच बोलेगा वैद्युत बल की गणना करो। इनके बीच क्या बोलेगा, वैद्युत बल की गणना करो। इस बात को ध्यान में रखना। और बल की प्रकृति भी पूछेगा, क्या पूछेगा, बल की प्रकृति भी अगर पूछ लिया तो कैसे करेंगे, आओ सिखाता हूँ। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो एक बात को ध्यान में रखना, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जो यहाँ पे आवेशों के साइन हैं प्लस और माइनस केवल हमको उनके नेचर को बताते हैं कि इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा या इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक +3 माइक्रोकूलाम है और एक यहाँ पे -3 माइक्रोकूलाम है, तो आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बल की प्रकृति बताइए, तो आप इसको यहीं पे बता सकते थे कि एक बेटा प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच क्या काम करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो दूसरा आंसर आपको यही मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको नहीं रखना, ठीक है। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ से भैया Q1 की वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलाम, तो कूलाम में चेंज करो 10 की घाते -6। Q2 कितना दिया है, -3, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नहीं रखते, ये हो गया 3 × 10⁻⁶। क्यों नहीं रखते, उसका आंसर बता दिया कि भैया, चलो देखो यहाँ पे F = फार्मूला लगाओ 1/4πε0 Q1 Q2/r², और ये बोला है कि कहाँ पे रखे हैं, वायु में रखे हैं, ठीक है। ये क्या बोला है, कहाँ पे रखे हैं, वायु में रखे हैं, ठीक है। अब देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁶, और दूरी 1 मीटर दी है, तो 1 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व कर लो भैया, कितना आएगा यहाँ पे, 9 9 जा 81 हो गया, 81 × 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और बल की प्रकृति आपसे बोले तो कितना है, बल की प्रकृति बेटा क्या है, आकर्षण बल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, चलो फटाफट इसको नोट कर लो सही बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे, कल इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।